नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 7th चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली दिल्ली पता है ना, हमारा कैपिटल राजधानी हमारे देश की। और सुल्तान्स कौन हैं? जिस तरह से हम पहले राजा पढ़ते थे, ठीक है। तो जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो खुद को सुल्तान मानते हैं, ठीक है। राजा का मतलब सुल्तान। इन चैप्टर 2 वी सॉ द रेन लाइक द रीजन लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ द लार्ज किंगडम। हमने पढ़ा था ना कि कावेरी डेल्टा बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स का एक सेंटर बन गया, केंद्र बिंदु बन गया था। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ द किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? क्या आपने देखा दिल्ली का कुछ नाम सुना था वहाँ पे? ऐसा नहीं था, ठीक है। व्हाट वाज बिकॉज दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली का नाम वहाँ मेंशन नहीं था? क्योंकि दिल्ली का इंपॉर्टेंस हमें 12th सेंचुरी के बाद ही देखने को मिला है। टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान, ऑल्सो रेफर टू एज द चहमान्स ऑफ अजमेर। देखो चौहान एंड चहमान्स हमने पढ़ा था। तो देखो दिल्ली जो है ना, फर्स्ट पहले कैपिटल किसका बना? तोमर राजा थे, उनकी कैपिटल, उनका ये राजधानी बना। उन्होंने किसको डिफीट किया था? 12वीं शताब्दी की बात है। उनको डिफीट कौन करता है? चौहान। चौहान जिन्हें चहमान भी बोला जाता है, और कहाँ के थे? अजमेर के थे। ये कुछ ऐसे दिया हुआ है थोड़ा बहुत यहाँ पे मैप, हाउस खास, कुछ दिल्ली सुल्तनत से रिलेटेड है, ठीक है। ये तुगलकाबाद, ये सिटीज़ बनी थी बाद में, जो अलग अलग डायनेस्टीज़ जो हैं सुल्तनत की आई। तो इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। ये तोमर और चौहान के समय हुआ था जब दिल्ली को बहुत ही खास एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ केंद्र बना दिया गया। मेनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन दिस सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। बहुत जो धनवान जैन व्यापारी थे ना, वो इस शहर में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, जैन मंदिर बनवाए थे। कॉइन्स मिंटेड हियर। और मिंट करना क्या होता है? बनाना। कॉइन्स को बनाया जाता था यहाँ पे। कॉल्ड दिल्लीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। दिल्लीवाल नाम का कॉइन हुआ करता था, सिक्का हुआ करता था, जिसका बहुत बड़े लेवल पे सर्कुलेशन था उस समय में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। क्या होता है कि जो दिल्ली का जो कैपिटल बन जाना, और इसके बाद दिल्ली के अंडर सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा एरिया जो है आ जाता है लगभग 13th सेंचुरी तक। टेक अ लुक एट टेबल 1। ये टेबल 1 पे आपको देखना है, क्या देखना है? अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, 5 डायनेस्टीज को 5 डायनेस्टीज जो जिन्होंने दिल्ली सुल्तान्स दिए, ठीक है, जिनके दिल्ली सुल्तान बने। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज़। दिल्ली सुल्तान जो थे ना, उन्होंने बहुत सारे शहर बनाए, जैसे कि ये देखो तुगलकाबाद, तुगलक ने बनाया। आदिलाबाद बनाया। दिल्ली क्या लिखा है? दिल्ली ए कुहना एंड कुतुब मीनार, हाउस सुल्तान, इन इस तरह से फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, ये जगह उनकी ही बनाई थी। ये शहरों के नाम उन्हीं के नाम पे दिए गए थे, ठीक है। नाउ द लुक एट मैप 1 एंड लुक एट दिल्ली ए कुहना। ये देखो दिख रहा है ना, कुहना आपको दिख रहा है कहीं पे? ये देखो दिल्ली ए कुहना यहाँ पे है, ओके। तो इस तरह से चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। एंड देन क्या है? सीरी एंड जहाँपना। सीरी और जहाँपना देखना है कहाँ पे है। फाइन, जहाँपना दिख रहा है, सीरी उसी के ऊपर दिख रहा है क्या? ये देखो, ये दोनों ही दिख रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। द रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के जो राजा थे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले तो राजपूत डायनेस्टीज थी ना, राजपूत वंश थे, जहाँ पे तोमर थे। अर्ली 12th सेंचुरी 1165 तक रहे वो। अनंग पाल कब तक? 1130 से लेके, तोमर राजा हैं ये, 1130 से 1145। चौहान 1165 टू 1192। पृथ्वीराज चौहान 1175 टू 1192। इस तरह से चौहान राज किए। अर्ली टर्किश रूलर्स, जो टर्की से आए हुए थे ना शुरुआत में, जो राजा वहाँ के 1206 से लेकर 1290 तक के, उनमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे 1206 से 1210। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1210 टू 1236। रजिया 1236 टू 1240। गियाजुद्दीन बलबन 1266 टू 1287। खलजी डायनेस्टी आ जाता है उसके बाद। ये जो है ना स्लेव डायनेस्टी, जो ये पहली डायनेस्टी है, इसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाली डायनेस्टी जो है। नाउ दूसरी सेकेंड डायनेस्टी कौन सी आ जाती है? खलजी, जिसमें जलालुद्दीन खलजी 1290 टू 1296, फिर अलाउद्दीन खलजी 1296 टू 1316। फाइन। नाउ देखो तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414। ये तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है। ये कौन कौन राजा थे? गियाजुद्दीन तुगलक 1320 टू 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 टू 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। ये कुछ नाम हैं जो बहुत पॉपुलर राजा थे अपने वंश के उनके। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से लेके 1451 तक रही। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है खिज्र खान माने जाते हैं 1414 से 1421 तक। लोधी डायनेस्टी जो है लास्ट डायनेस्टी है। बहलोल लोधी इनके फाउंडर थे। 1451 से लेकर 1489 तक इन्होंने राज किया। देन उसके बाद
एंड होता है इब्राहिम लोदी की वार किसके साथ होती है? बाबर के साथ। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, कुछ देखते हैं इनके बारे में। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस कॉइन एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज, तारीख, सिंगुलर शब्द को अगर हम तारीख पढ़ते हैं ना, त्वारिख, अगर तारीख लिखा हो तो सिंगुलर आएगा, त्वारिख लिखा होगा तो प्लूरल यानी कि एक वचन बहुवचन जिन्हें कहते हैं हिंदी में, ठीक है। रिटन इन पर्शियन, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी ये सब? पर्शियन लैंग्वेज में, जो पर्शिया की लैंग्वेज थी, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान, जो प्रशासन की भाषा होती थी ना उस समय, वो थी पर्शियन, क्योंकि वो लोग पर्शिया से आए थे तो उन्हें बोलना लिखना पढ़ना वही ज़्यादा अच्छे से आता था, इसीलिए यही उनकी भाषा थी। जैसे आज के समय में हमारी पढ़ने लिखने की भाषा कौन सी है? इंग्लिश या तो फिर हिंदी, ठीक है। तो उसके बाद द ऑथर्स ऑफ त्वारिख वर लर्नड मैन, जो लिखते थे ना, ऑथर कौन होता है? लेखक होता है। जो त्वारिख्स लिखते थे वो बहुत ही ज्ञानी लोग हुआ करते थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोटियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज्ड रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। देखो ये लोग क्या, इनके अलग अलग पद भी हुआ करते थे। जैसे कुछ लोग होते थे सेक्रेटरी हुआ करते थे अपने राजा के, कुछ लोग होते थे जैसे ऑफिसर होते हैं ना आज के समय में, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तो वो हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन व्यवस्था देखते थे, ठीक है। ऑफिसर्स कौन से? जैसे स्टेट लेवल पे पीएससी के अंडर होते हैं कुछ, और अभी नेशनल लेवल पे आईएएस जिसको बोलते हैं, आईपीएस, आईएफएस, इस तरह से, ठीक है। तो पोएट्स होते थे, कवि होते थे, एंड कोटियर्स होते थे। कोटियर्स कौन होते हैं? दरबारी। वो क्या करते थे? वो देखते थे, ठीक है, हर तरह के इवेंट्स को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, और फिर राजा को कुछ ना कुछ सलाह देते थे, एडवाइस करते थे कि कैसे करना है गवर्नेंस अच्छे से, और इस पे जोर डालते थे कि जो रूल हो वो इंसाफ के उसके ऊपर चले, है ना, जस्टिस मिले सबको, इंसाफ मिले सबको, है। द सर्कल ऑफ जस्टिस, क्या कैसे होता था जस्टिस का काम, इंसाफ कैसे दिया जाता था? फ़ख्र ए मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी, एक लेखक हैं, उनका नाम है फ़ख्र ए मुदाबिर। किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, देखो एक राजा जो है सिपाही के बिना नहीं रह सकता, कैसे? एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और एक सिपाही नहीं रह सकता बिना सैलरी के, बिना उसको पेमेंट किए वो नहीं रह सकता, उसे अपना घर चलाना है। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जो सैलरीज आती है ना, जो पैसे आते हैं महीने पे जो मिलता है किसी भी सोल्जर को, वो कहाँ से आता है? वो पीजेंट्स से, किसानों से। कैसे? बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पिरस एंड हैप्पी, और किसान तभी अपना रेवेन्यू पे कर सकता है जब वो खुश हो, उसका जीवन अच्छे से चल रहा है, और वो खेती बाड़ी में अच्छे से उसका उपज हो रही है, ठीक है, वो खुश हैं तो ही वो अच्छे से काम करेंगे। दिस हैपन्स व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, ये तभी होता है जब कोई राजा क्या करते हैं, वो एक बहुत जस्टिस प्रोवाइड करने की लोगों को कोशिश करते हैं, और अच्छे से जो है अपने काम पे ध्यान देते हैं, जो उनको किसानों को देना चाहिए वो उनको देते हैं। अब देखो, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, द ऑथर्स ऑफ त्वारिख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेज। देखो जो ऑथर्स होते थे ना, जो लेखक होते थे, वो ज़्यादातर कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे, और जो वो शहर में रहते थे उन्हें गाँव का ज़्यादा पता होता नहीं था, जाते नहीं थे वहाँ पे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, वो राजाओं के लिए इतिहास लिखा करते थे ताकि उन्हें बहुत अच्छे इनाम मिल जाएं, ठीक है, इनाम के लिए काम करते थे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction, that their ideas were not shared by everybody। क्या होता था कि ये जो लेखक होते थे ना, ये कैसे बोलते थे कि जो राजा लोगों को बोलते थे कि भाई जो सोशल ऑर्डर का जो आइडिया है ना, उसे हमें मेंटेन रखना है, कि बर्थ राइट क्या होता है? जन्म सिद्ध अधिकार जिसको बोलते हैं वो होता है, और जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है कि मतलब आप औरत आदमी के फ़र्क को समझना है कि किसकी क्या ड्यूटी है। आदमी बाहर का काम करेगा तो औरत क्या है? घर का काम करेंगी। उस समय ये प्रचलन में था, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो आप, यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं इसके, अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। जैसे कहता है कि बर्थ राइट प्रिविलेज claimed on the account of birth. For example, people believe that the noble inherited their rights to govern because they were born in certain families. तो विश्वास ये किया जाता था कि कुछ लोग इनहेरिट करते हैं, कुछ लोगों को विरासत में मिल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनका जन्म अच्छे परिवार में होता है। जब अच्छे परिवार में पैदा हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे राजा का बेटा राजा बन जाएगा, मंत्री का बेटा मंत्री बन जाएगा, इस तरह से। फिर जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है? सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन विमेन एंड मैन। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू विमेन। देखो जो डिस्टिंक्शन होता है ना, जहाँ फर्क किया जाता है ना, वहाँ औरत और आदमी में कंपेरिजन होता है, ठीक है, जिसमें आदमी को बेहतर माना जाता है एज कम्पेयर टू औरत। तो ये है जेंडर डिस्टिंक्शन। ये 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, आज की बात नहीं कर रहे हैं। द 1236 सुल्तान इल्तुतमिश's डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। 1236 में क्या होता है? जो राजा कौन थे?
इल्तुतमिश थे, उनकी बेटी रजिया था उनका नाम, वो क्या बन जाती हैं, राजा बन जाती हैं। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज, जो उस समय के लेखक थे, मिनहाज ए सिराज उनका नाम था, रिकोगनाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, वो ज़्यादा काबिल थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी उसके सारे भाइयों से, बट शी वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। ठीक है, लेकिन क्या था, उस समय जो लोग थे ना, एक स्त्री को अपने सिर पे बैठा हुआ नहीं ठीक मानते थे। वो कहते थे कि एक स्त्री आदमियों पे रूल नहीं कर सकती। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, ना उसके फादर कंफर्टेबल थे, ना ही जो नोबल थे, जो दरबारी थे, वो भी खुश थे कि वो वो रानी बन जाएं और हमारे ऊपर रूल करें। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, उन्हें रिमूव कर दिया गया था, इवन कि मार दिया गया था। उनकी एक एक्सपीडिशन, एक युद्ध के दौरान उनका मृत्यु हो जाती है। ये बहुत लंबी कहानी है, इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे हिस्ट्री में, अगर आप नेक्स्ट क्लासेस में देखते हो तो। अभी क्या है कि व्हाट मिनहाज सिराज थॉट अबाउट रजिया। अब मिनहाज सिराज का क्या सोच है रजिया के बारे में, क्योंकि लेखक उसी समय के हैं वो। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वर अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। मिनहाज सिराज का क्या सोचना था, मानना था कि जो राजा के, जो रानी के रूल्स है ना, वो किसके खिलाफ है, जो उस समय का सोसाइटी में प्रचलन था, जो समाज था वहाँ का, कि स्त्री को अपने सिर पे नहीं बैठने देना है, उन्हें राजा नहीं बनने देना है करके। तो ये वो उनका मानना था कि ये भगवान की बनाई हुई जो व्यवस्था है उसके खिलाफ है ये सब। इन विच वेमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, वहाँ भगवान के बनाए हुए सिस्टम में क्या है कि ये मिनहाजुल सिराज का कहना है, किसी और का कहना नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान ने औरतों को आदमी से कम बनाया है, इसीलिए उन्हें नहीं करना चाहिए ये सब। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ द गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान के रजिस्टर होगा कोई, तो वो कहाँ, कौन से कॉलम में उसका लिखेंगे नाम, क्योंकि अब वो राजा बनेगी तो राजा हमेशा आदमी बनते हैं, तो कौन से कॉलम में भगवान उसका लेखा जोखा लिखेंगे। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। तो मतलब जो उनकी जो बेहतरीन क्वालिटीज़ थी, उन्हें कैसे कैसे भगवान के सामने कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। जो रजिया है ना, रजिया ने अपने जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे और जो सिक्के बनवाए थे, उन पे उन्होंने लिखा है कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिस वॉज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी। ये बिल्कुल अपोजिट था किसका, रुद्रमा देवी के। ठीक है, 1262 टू 1289 तक समय था रुद्रमा देवी का। ऑफ द काकत्या डायनेस्टी ऑफ वारंगल। वारंगल आपको मैप में देखना है। और काकत्या डायनेस्टी यानी कि काकत्या वंश की थी वो रुद्रमा देवी। पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड एज शी वॉज अ मैन। देखो रजिया जो थी ना, उन्होंने डायरेक्टली शी वॉज फीमेल एंड शी कुड नेवर प्रिटेंड दैट शी वॉज अ मेल। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मेल हूँ या ऐसा कुछ, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई नहीं थी, बल्कि रुद्रमा देवी एक आदमी बन के काम कर रही थी। ठीक है, उन्होंने ये धोखे में रखा था लोगों को कि वो औरत नहीं है। देन अनदर क्वीन दीदा रूल्ड इन कश्मीर। और इसके अलावा जो दीदा थी वो कश्मीर की रानी थी 980 से लेके 1003 तक। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, उनके जो टाइटल थे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इट कम्स फ्रॉम दीदी और द एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। देखो ये होता है कि उन्हें दीदा को दीदी बुलाया जाता था। दीदा एक लेडी का नाम है जो रानी थी कश्मीर की, उन्हें दीदी करके लोग बुलाते थे, यानी कि बड़ी बहन जिसे मान सकते हैं हम। तो वो क्या, ये एक बहुत प्यार भरी टर्म थी। इसका मतलब ये है कि कश्मीर की सोसाइटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि एक औरत को रानी के रूप में नहीं देखना है। फ़र्क दिखाना चाह रहे हैं हमें वो कि किस किस तरह से उन्होंने रूल किया है। फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे से लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन जो दिल्ली सुल्तनत का होता है उसके बारे में हम देखते हैं। हिंटरलैंड, यहाँ पे देखो कुछ शब्द है ना डिफ़िकल्ट, वो इनके मीनिंग यहाँ पे भी दिए होते हैं और इनको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ लिया करो। हिंटरलैंड क्या होता है, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक ऐसा लैंड होता है जो क्या करता है, शहर के आसपास ही है, और इससे क्या होता है कि जो शहर के लोग हैं उन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सप्लाई मिल जाती है वहाँ से। गैरिजन टाउन क्या हुआ, फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। गैरिजन होता है
ऐसे कुछ सिपाही होंगे आसपास। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन क्या हुआ, घेराबंदी करना ऐसे करके। वो फोर्टिफिकेशन या फिर सिपाहियों की भी हो सकती है या फिर कैसे हो सकती है, दीवार लगा के भी फोर्टिफिकेशन की जा सकती है। एक फोर्टिफाइड टाउन से बड़े शहर की कहानी, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स रेयरली वेंट बियॉन्ड हेवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड बाय गैरिजन्स। देखो जो सुल्तान थे ना शुरुआत में 13th सेंचुरी में, और एक दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली का एरिया जो था वो फोर्टिफाइड था, वो घेराबंदी के अंदर होता था, वहाँ से आगे नहीं जाते थे वो शुरुआती जो राजा थे। द सुल्तान्स सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। वो बहुत ही कम ऐसा करते थे कि जो आसपास का एरिया है ना, अपनी दिल्ली टाउन के आसपास का एरिया है, उसे कंट्रोल नहीं करते थे, अपने अंडर नहीं लिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि उन्हें अपना सर्वाइवल करने के लिए या तो व्यापार पे निर्भर होना पड़ता था, व्यापारियों पे निर्भर होना पड़ता था, या फिर क्या करना पड़ता था, उन्हें ट्रिब्यूट से, या फिर लूटते थे। वो लूटने के बाद क्या होता था कि अपना जो है जीवन यापन करते थे राजा के तौर पे। कंट्रोलिंग गैरिजन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखो अब गैरिजन टाउन्स को अगर आप दिल्ली में बहुत दूर, दिल्ली से बंगाल कितनी दूर है, वहाँ जाके देखोगे ये बहुत ही मुश्किल था अगर बंगाल के आसपास के एरिया को कवर करना था तो। रेबिलियन वॉर इवन बैड वेदर वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। ऐसा था कि देखो अब जिस समय में हम रह रहे हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, हर तरह की सुविधाएं हैं, रोड हैं, रेलवे हैं, नेवी है, एयरवेज हैं, सब कुछ है। पर वहाँ पे वैसा नहीं था, बहुत ही सिंपल, सब कुछ हटा के देखो आप तो कितना अजीब होगा। मौसम के भी प्रॉब्लम होते थे और भी आने जाने की भी दुविधाएं होती थी, तो इस वजह से वो लोग कंट्रोल नहीं किया करते थे। स्टेट वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु rebelled at any sign of the sultan's weakness। इसके अलावा क्या होता था, अफगानिस्तान से जो मंगोल्स थे वो भी हमले किया करते थे। वहाँ के गवर्नर जो थे कभी कभी रेबल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, ठीक है, ये सब भी हुआ करता था। एट और क्या था इसके अलावा, एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस, कभी भी देखा कि राजा कमज़ोर है तो विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस। जो सल्तनत थी तो वो नए नए थे शुरुआत में, तो इन चैलेंजेस को फेस करना उनके लिए इतना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। इट्स एक्सपेंशन ऑकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द गियाजुद्दीन बलबन। जो ये इसका एक्सपेंशन हुआ ना, ये कब हुआ था, गियाजुद्दीन बलबन के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने इसको बढ़ाने में, एक्सपैंड करने में राज्य को, ठीक है। द फर्स्ट सेटअप कंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिजन टाउन। पहला जो कंपेन होता है ना इंटरनल फ्रंटियर पे, यानी कि जहाँ तक बाउंड्री है उसके आगे जाना है ऑफ द सुल्तान, उनने क्या किया था, अपने ही आसपास के एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की फिर, ठीक है। पहली बार जो हुआ उस समय क्या होता था, ड्यूरिंग दीज कंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। ऐसा हुआ कि आसपास गंगा यमुना दोआब एक ऐसी जगह होती है जहाँ दो नदियों के पानी मिलते हैं, गंगा और यमुना का पानी जहाँ मिलता है उसे गंगा यमुना दोआब बोलते हैं। तो वहाँ पे जो जंगलों में क्या थे, हंटर गैदरर्स यानी कि शिकारी हुआ करते थे, तो उनका, और पेस्टोरलिस्ट जो पशुपालक थे, उन्हें उनकी जगह से निकाल दिया गया। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged। ये जगह किसानों को दे दी गई और खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया गया। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स was established। नए जो किले बनाए गए और नए कस्बे बनाए गए टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड्स। अब जो व्यापार के रास्ते थे उनको भी बचाना था ताकि लूटपाट ना हो, आराम से व्यापार का काम चल सके, और जो रीजनल अपने एरिया का जो व्यापार था उसे भी बढ़ावा देना था। द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। पहला इंटरनली उन्होंने अपनी जगह को ठीक किया, अपने आसपास के एरिया को जीता,
ठीक है। तो सेकंड क्या था कि एक्सपेंशन उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पे किया, यानी कि बाहर के एरिया जो दूर दूर के एरिया थे वहाँ पे जो दिल्ली सुल्तान के मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलिट्री एक्सपीडिशन स्टार्ट हो गए थे साउथ वाली साइड, दक्षिण वाली साइड में, और कल्मिनेट होते हैं विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक उनको समाप्त करते हैं एक्सपेंशन को। इन देयर कंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, जो वो कंपेन करते थे ना, वो जाते थे कहीं पे भी युद्ध करने, तो वहाँ पे क्या करते थे वो हाथी कैप्चर कर लेते थे, हॉर्सेस कर लेते थे, स्लेव्स ले आते थे वहाँ से, और बहुत सारे जो प्रेशियस मेटल्स जो कीमती जो धातुएं होती थी वो भी ले आते थे अपने साथ। ठीक है, इसके साथ क्या होता था, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन 150 ईयर्स आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगनिंग, जैसे मोहम्मद तुगलक का रेन ख़त्म हो जाता है ना, लगभग 150 साल अब जो शुरुआत, बहुत छोटी सी शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत की, उसको बीत चुके थे। द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तब तक आर्मीज जो थी काफ़ी आगे आगे तक मार्च कर चुकी थी। ये देखो मार्च का एरिया उनका अलग अलग, ये ठीक है, यहाँ घूमे वो सारे। ठीक है, एंड दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को, यानी कि अपने विरोधियों को हराया था, शहरों को जीता था। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस टू इन देयर रील्म। जो सल्तनत होते थे ना, वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और इसके बदले में क्या करते थे, उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करते थे, उन लोगों की परेशानियों का हल करते थे वो। ठीक है, बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। देखो इतनी बड़ी टेरिटरी हो गई थी, कहाँ दिल्ली है, कहाँ फिर साउथ इंडिया है, तो यहाँ तक पहुँचते हुए देखने में मैप में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन असलियत में ये बहुत लंबा सफ़र होता है यहाँ तक पहुँचना, उस समय जब कोई यातायात के साधन ही नहीं थे उतने ज़्यादा, तो ये काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, कितना कैसा रहा होगा ये देखो। क्वात अल इस्लाम, यहाँ पे क्वात अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of the 12th century. This was the congregational mosque of the first city built by the Delhi Sultan, described in the chronicles as Delhi a Kuhna, the old city. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by the three sultans Qutbuddin Aibak, Iltutmish and Firoz Shah Tughlaq. ऐसा होता है कि क्वाद इस्लाम जो मॉस्क है ना, वो काफ़ी बड़ी जो जो वो शुरुआत में बनाई गई, एक मॉस्क क्या हो गया, मस्जिद हो गया। ठीक है, जो बनाई गई, और उसका क्या किया गया, दिल्ली सुल्तान के शुरुआती जो राजा थे उन्होंने बनाई थी। फिर जो ये कुतुब मीनार है, ये 3 राजाओं ने बनाई है ना, 3 राजाओं ने, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिर शाह तुगलक, इन तीनों ने इसको शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट किया था। द मस्जिद क्या होता है, अ मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। एक मॉस्क को ही अरबी भाषा में मस्जिद कहते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट द रेवरेंस टू अल्लाह। तो जो अल्लाह को प्रेयर करते हैं, जहाँ पे जाके एक ऐसी जगह मुस्लिम जो हैं जहाँ प्रेयर करते हैं उसे मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स। कॉन्ग्रेगेशन होता है एक धार्मिक सभा जिसको इकट्ठा होके जहाँ पे जाते हैं, तो जामे मस्जिद है, जामा मस्जिद, यहाँ पे जाके वो लोग क्या करते थे, प्रेयर्स करते थे, यानी नमाज करते थे। तो इकट्ठे मिलके मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड। जो मेंबर्स होते थे ना उस वहाँ की गैदरिंग के, वहाँ इकट्ठे हुए लोग होते थे, वो सबसे ज़्यादा जिसकी इज्जत होती थी उनमें लर्न मेल एज देयर लीडर, या फिर जो बहुत ही ज्ञानी होते थे उन्हें अपना लीडर बनाते थे, जैसे इमाम बोलते थे उनको, फॉर द रिचुअल्स ऑफ द प्रेयर्स। और किस लिए बनाते थे वो, कि जो रस्में होती हैं नमाज की वो समझाने के लिए, बताने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है, वो सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ही ऑल्सो डिलीवर्ड द सेरेमन्स खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स। खुतबा पढ़ते थे वो शुक्रवार की नमाज के समय। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। जब भी
वो प्रार्थना करते हैं ना, मक्का की तरफ ध्यान करते हैं। मक्का जो है धार्मिक स्थान है, इस्लाम रिलीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो उसी तरफ मुंह करके वो प्रार्थना करते हैं जहाँ पे भी हों वो दुनिया में। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, क्योंकि ये पश्चिम है, भारत की पश्चिम तरफ पे मक्का पड़ती है, इसलिए लोग उसी तरफ मुंह करके नमाज करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द किबला। और जो ये उस तरफ मुंह करके अपना प्रेयर करना या कुछ भी करना, उसे क्या बोलते थे? किबला। ये देखो मॉस्क, ध्यान रखना, देखो ये अलग अलग बिल्डिंग है, बनाने में स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को मिलेंगे। पहले शुरुआत में कैसी, फिर कैसी। तो दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। दीज demonstrated their claims to be protectors of the Islams and Muslims। उन्होंने खुद को क्या बोला कि वो किसके प्रोटेक्टर हैं? मुस्लिम, इस्लाम और मुस्लिम के हैं। राजा लोग जो थे ना, वो खुद को ये साबित करना चाहते थे ये मस्जिदें बना के कि वो अपने धर्म के अनुयायी हैं, अपने धर्म को मानने वाले हैं, सुरक्षा करेंगे उसकी। मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एज एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे एक जैसी धारणा, एक जैसी विचार रखने वाले लोगों को भी एकता की भावना महसूस होती थी। ये क्यों ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी था? इट वॉज नेसेसरी टू reinforce दिस आइडिया ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम द वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड। देखो मुस्लिम एक ही जगह के नहीं थे, कोई अफगानिस्तान से था, कोई ईरान से था, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो सब एक नहीं थे, सबका एक जैसा दर्जा नहीं हुआ करता था। कंपेयर करना है अब आपको क्या 1, 2, 3, 4 एंड 5 को, जो मॉस्क बनी हुई है फिगर्स में, तो उनमें देखना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या विभिन्नताएं हैं मस्जिदों में। तो अगर आप मॉस्क 3, 4 और 5 को देखोगे तो एवोल्यूशन होता है धीरे धीरे शुरुआत से आगे तक बढ़ने की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। और आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन एंड कल्मिनेट्स इन शाहजहां मॉस्क, और शाहजहां की मस्जिद में जाके उनका समापन होता है कि आर्किटेक्चर सबसे ऊपर पीक पे पहुंचे वहाँ पे इन दिल्ली। चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम, ये देखेंगे फिगर 7 को। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेटेड अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। देखो प्रशासन की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ खलजीज और तुगलक के समय में, वो देखना था। कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम वाज एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपको अच्छे से अपने वो कंसोलिडेट करना है, उसे बहुत मजबूत बनाना है अपने किंगडम को, तो उसके लिए बहुत विश्वास पात्र गवर्नर चाहिए होते थे उनको अपनी प्रशासन को देख रेख करने के लिए। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट एंड लैंडेड चीफ्टन एज गवर्नर, वो क्या करते थे, बड़े बड़े अमीर लोगों को गवर्नर नहीं बनाते थे। द अर्ली दिल्ली सुल्तान स्पेशली इल्तुतमिश, जो शुरुआत के सुल्तान थे ना, जैसे इल्तुतमिश, फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फ्रॉम मिलिट्रीज फॉर मिलिट्री सर्विसेज। जो वो अपने जो स्लेव्स होते थे ना, गुलाम, उनका ज़्यादा फेवर करते थे कि भाई ये ही बन जाएं बड़े बड़े हेड्स, कि उन्होंने उन्हें मिलिट्री की सेवा के लिए खरीदा होता था। कॉल्ड बंदगान, उनको बंदगान बोलते थे इन पर्शियन भाषा में। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम। वो स्लेव्स जो होते थे उन्हें मारने पीटने या बहुत अत्याचार करने के लिए नहीं लाते थे, वो उनकी ट्रेनिंग होती थी, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, ताकि वो बड़ी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए तैयार हो जाएं। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, वो अगर अपने मास्टर पे डिपेंड थे, अपने मालिक पे डिपेंड हुआ करते थे पूरी तरह से, द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। जो राजा होते थे वो उन पे विश्वास कर सकते थे और उन्हें 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 वो दे सकते थे। स्लेव्स रादर देन सन्स, बेटे एज कंपेयर टू, नहीं सॉरी, गुलामों को देना है एज कंपेयर टू बेटे। क्यों, ऐसा क्यों? देखो, द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, सुल्तान्स को एडवाइस दी जाती थी, अ स्लेव, एक जो गुलाम है, हुम वन हैज़ ब्रॉट अप, जिसे पाला गया है और प्रमोट किया गया है, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट। मतलब अगर आपको राजा बनाना है तो एक गुलाम को देखो, उसके ऊपर ध्यान दो। नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव। अगर आपने उसे, एक स्लेव को बहुत अच्छे से ध्यान से पाला पोसा, उसका पूरा उसे ट्रेनिंग दिया, तो वो एक गुड लक साबित हो सकता है, ठीक है। Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son.
कोई एक काबिल स्लेव और एक एक्सपीरियंस स्लेव बहुत ही ज़्यादा बेहतर है आपके खुद के बेटे से भी। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन? क्यों? क्योंकि देखो, अगर बेटा होगा तो उसे लगता है कि ये हमारे पापा का तो है, हमें ही मिलेगा, किसी और को क्यों मिलेगा। तो उस वजह से वो बिगड़ भी तो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई, वो इस चीज़ को एहसान नहीं मानते कि उनकी परवरिश उनके माता पिता ने की है। लेकिन जो स्लेव है, जिसे बुरी कंडीशन से निकाल के अच्छी कंडीशन में डाल के अच्छी ट्रेनिंग दे के पाला पोसा जाए तो वो काफ़ी ईमानदार निकलेगा, ऐसा मानना था। द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगान एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। ये खलजीज तुगलक ये काम किया करते थे, और जो गरीब लोग होते थे ना, उन्हें ही वो अपने अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए तैयार करते थे। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कौन होते हैं बेटा? क्लाइंट देखो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ, क्लाइंट इज समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर। क्लाइंट वो होता है जो किसी के ऊपर निर्भर है, किसी की सुरक्षा में है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन और हैंगर ऑन, या फिर वो किसी पे निर्भर है या फिर वो उसके अंदर अपनी सुरक्षा महसूस करते हैं। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और उन्हें ही वो बड़ी बड़ी पोजीशन देते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स, उन्हें गवर्नर्स बनाते थे, जनरल बनाते थे। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे क्या हुआ, एक पोलिटिकल अव्यवस्था का भी यानी राजनीतिक अव्यवस्था भी देखने को मिली। कैसे? स्लेव एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर। जो स्लेव्स होते थे और क्लाइंट्स होते थे वो अपने ही मालिक के लिए वफादार होते थे और अपने ही मालिक के लिए सब कुछ करते थे, बट नॉट टू देयर हेयर्स। तो जो उनके उनके आगे बच्चे होते थे, ठीक है, जो उनके वंशज होते थे, उनके लिए वो लॉयल नहीं होते थे, जिन्होंने पाला उन्हीं के लिए होते थे सिर्फ, ठीक है। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स। जो नए सुल्तान होते थे उनके अपने स्लेव होते थे, अपने सर्वेंट्स होते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। और जब भी किसी को राजा बनाना होता था तो पुराने और नए जो नोबल दरबारी होते थे उनमें आपस में झड़प हो जाया करती थी। द पेट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलिट्स। जो ये जो दिल्ली सुल्तान थे, अपने जो गुलामों को ज़्यादा ध्यान देते थे। बहुत सारे जो अमीर, जो इनके ख़ानदानी लोग खुद को मानते थे, वो उन्हें धक्का लगता था कि ऐसा ही क्यों करते हैं। और एक पर्शियन ऑथर हैं जिन्होंने लिखा है तारीख अपनी में, क्रिटिसाइज़ करते हैं वो दिल्ली सुल्तान को, कहते हैं कि एक लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिस में कैसे डाला जा सकता। ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उन्होंने एक बहुत ही आम लोगों को चुना था अपने ऑफिस के लिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार अ वाइन डिस्टिलर। अजीज खुमार कौन थे? वाइन डिस्टिलर, यानी कि शराब बनाने वाला। फिरोज हजाम, जो एक बार्बर थे, यानी कि वो लोगों की शेविंग करते थे। मानक ए तबाख, अ कुक, और वो क्या थे? खाना बनाने वाले। एंड टू गार्डनर्स, दो जो थे बागवान, यानी कि जो क्या करते हैं, गार्डन्स की ध्यान रखते हैं। तो लोधा एंड पीरा उनका नाम था। टू हाई ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, बड़ी बड़ी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई। जियाउद्दीन बर्नी जो है, मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, वो जियाउद्दीन बर्नी जो है ये चीज़ को बिल्कुल नकार देते हैं। उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि ऐसे लोगों को बड़े बड़े ऑफिसेस दे दिए गए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लिखा है कि जो एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट, कि सुल्तान को ये पता ही नहीं है कि किसको अपॉइंट करना और कैसे रूल करना है करके। वाई डू यू थिंक बर्नी क्रिटिसाइज द सुल्तान? क्यों लगता है आपको? उनको लगता था कि ऐसे लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल, कुछ राजसी परिवार में भी लोग हैं, तो ऐसा क्यों कि गुलामों को ही आप या इतने छोटे छोटे आम लोगों को इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं। लाइक द अर्लियर सुल्तान, पुराने जो सुल्तान होते थे, द खलजीज एंड तुगलक्स, monarch appointed military commander as governor of the territories of varying sizes। उन्होंने खलजीज और तुगलक जो राजा थे, उन्होंने मिलिट्री कमांडर को ही गवर्नर बना दिया उनकी टेरिटरीज में। जो अलग अलग साइज की टेरिटरी क्या होता है, लैंड पीस होता है, वहाँ उन्हें गवर्नर बना दिया गया। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ताज। उनको उन जगहों को क्या बोलते थे? इक्ता। और जो उनको होल्ड करता था उसे इक्तादार बोलते थे या मुक्ति बोलते थे, ठीक है, इक्तादार या फिर मुक्ति बोलते थे।
ठीक है। अब इनका क्या काम, द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कंपेन्स, ये क्या करते थे, मिलिट्री कंपेन करते थे, यानी कि युद्ध पे जाया करते थे, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता, और जो उन्हें इक्ता जो जगह दी गई है उस वहाँ पे पूरा अर्थव्यवस्था प्रशासन व्यवस्था उन्हीं के अंडर हुआ करती थी, देखभाल। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, जो मिलिट्री सेवाएं वो देते थे ना राजा को, उसके बदले में वो सारा उन्हीं के अंडर दे दिया जाता था उनको। तो द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी, जो रेवेन्यू होता था ना वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट करते थे अपनी जगहों से, वो सैलरी के रूप में इस्तेमाल होता था। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स, जो उन्होंने अपने पास वो सिपाही रखे होते थे उनको भी पे करते थे और उससे रेवेन्यू भी निकालते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिस वॉज मोस्ट इफेक्टिव, मतलब इफ़ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, अगर मुक्ति को आपको तानाशाह बनने से रोकना है तो उसके लिए उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुक्ति का बेटा ही मुक्ति बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था कंट्रोल करने के लिए। एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, ऐसा कि इक्तादार को एक जगह पे नहीं रखना ज़्यादा टाइम तक, थोड़ी देर में वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो उनका। दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वर रिगोरियसली इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से अपनाया था कि इक्तादार को एक जगह पे नहीं रखना, उनको बार बार बदल दिया जाता था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिज, ऐसा कि जो अकाउंटेंट्स होते थे ना, जो कि लेखा जोखा रखते थे कि स्टेट कितना अमाउंट, वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट करता है कोई एकता, कितनी उसकी जगह है उसके पास, कितनी उसने मिलिट्री रखी है, कितने उसके पास घोड़े हैं, कितनी उसकी ज़रूरत है, क्या वो ज़्यादा तो नहीं परेशान कर रहा किसानों को, तो इसके लिए उनका ध्यान भी रखा जाता था। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टन, उन्होंने हिंटरलैंड आसपास की जो जगह है ना अपने अंडर लाया और उन्होंने अपने चीफ्टन लैंडेड चीफ्टन जो थे उन्हें भी फोर्स किया था। सामंता एरिस्टोक्रेट्स द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे ना उनको क्या करते थे, अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने पे मजबूर। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, स्टेट मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय सारा ही कंट्रोल जो है रेवेन्यू का स्टेट के अंडर आ गया। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टन टू लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, अब जो लोकल चीफ थे, हेड थे वहाँ पे लोकल, उनको भी उनके हक छीन लिए गए, वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे और उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। द राइट ऑफ द लोकल चीफ्टन टू लेवी टैक्सेस कैंसल एंड द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, अब सुल्तान ने क्या किया कि ज़मीन को मेजर कराना शुरू कर दिया, मापना शुरू किया और उसका पूरा अकाउंट रखा कि किस ज़मीन से कितनी उपज होती है, कैसी जगह है, वहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब पूरी तरह से अकाउंट बनाया गया। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन एंड Some of the old chieftain and landlords served the sultanate as revenue collectors and कुछ पुराने जो थे चीफ थे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्टर का काम किया। 3 टाइप्स के टैक्सेस थे, कल्टिवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, जो खेती बाड़ी पे जितना उपज होता था ना उसका 50% टैक्स लगा, और जो पशु थे उन पे, घरों पे, इस तरह से 3 तरह के टैक्सेस लगाए गए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये जानना कि बहुत बड़ा एरिया जो था क्या वो आउटसाइड था, कंट्रोल किसके, दिल्ली सुल्तान पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि इतने दूर दूर के प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल और जो दिल्ली से कितना दूर था उसे कंट्रोल किया जा सके, और साउथ इंडिया को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, सारा ही रीजन जो था उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, खुद वो स्वतंत्र घोषित कर देते थे वहाँ के चीफ। इवन इन द गैंजेटिक प्लेन्स देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, गैंजेटिक
प्लेन्स में भी क्या था, जंगली एरियाज थे। द सुल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनेट्रेट, सुल्तान की जो फोर्सेस थी वो अंदर जंगल में नहीं जा सकती थी। लोकल चीफ्टन एस्टैब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन, तो इसीलिए जो लोकल लोग थे ना, वहाँ के चीफ हेड होते थे, वो उन्होंने अपना अपना रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कभी कुछ समय तक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने अपना कंट्रोल किया, बट बहुत ही थोड़े समय तक वो ऐसा कर पाए, क्योंकि वो लोग अक्सर आज़ाद हो जाया करते थे। चिफ्टन एंड देयर फोर्टिफिकेशन, इबन बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, इबन बतूता जो थे 14th सेंचुरी के एक यात्री थे मोरक्को के, अफ्रीका में पड़ता है ये, explained that chieftain sometimes fortified themselves in mountain, कभी कभी वो खुद को किला बंद कर देते थे, कहाँ पे, जंगल पहाड़ों में, इन रॉकी और चट्टानी अनइवन एंड रग्ड प्लेसेस एज वेल एज इन बैम्बू ग्रोव्स, वो क्या करते थे, बहुत रफ एरियाज जहाँ पे कोई जा ना सके, ऐसी जगहों पे खुद को बंद कर देते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज़ नॉट हॉलो, भारत का जो बैम्बू है ना, बांस जो है वो खाली नहीं होता अंदर से, इट इज़ बिग, ये बहुत बड़ा होता है। इट्स सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम, ऐसे होता है ना कि बैम्बू का पौधा ऐसा होता है कि ऐसे गांठें होती हैं इसमें, ऐसे 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 गांठें, तो अगर आग भी लग जाए तो इस गांठ से लेके इस गांठ तक पहुंच गई, यहाँ रुक जाएगी, इस तरह से ये काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता है। तो and they are on the whole very strong. The chieftains live in these forests which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within, that is rain water which collects there, hence they cannot be subdued except by powerful armies, among who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. ऐसा है कि इस वजह से इनके पास सब कुछ होता था, वहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम होता था, सारी चीज़ें होती थी, पानी भी इकट्ठा कर लेते थे ये लोग सब कुछ, तो इन्हें पकड़ना मुश्किल ही, बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन तब मुमकिन सिर्फ तब था जब बहुत ही ताकतवर आर्मीज आ जाती थी, वो फॉरेस्ट ही कट कर देती थी, तो तब जाके ये लोग वहाँ से मजबूर हो जाते थे निकलने को। डिस्क्राइब द वेज इन विच द चीफ्टन अरेंज फॉर देयर डिफेंस, ठीक है, कैसे बचाते थे खुद को, ये सारा एक्सप्लेन हमने ऊपर किया, ठीक है। द मंगोल्स अंडर Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate forced their onslaught soon after. जो मंगोल्स थे ना गंगीज खान के अंदर, उन्होंने किस पे हमला किया, ट्रांसऑक्सीनिया पे, जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है किसके, ईरान के। कब किया, 1219 में। दिल्ली में भी किया उन्होंने, तो दिल्ली सुल्तान्स को क्या फेस करना पड़ा, बहुत सारे इनके इन्वेजन फेस करने पड़े। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, मंगोल्स के जो हमले थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर बढ़ गए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स रूल, और मोहम्मद तुगलक्स के जो शुरुआती साल थे उस समय भी काफ़ी ज़्यादा अटैक किए थे इन्होंने। दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, इस वजह से इन दोनों राजाओं को बड़ी बड़ी आर्मीज रखनी पड़ी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो प्रशासन पे बहुत बड़ा एक भार पड़ने शुरू हो गया। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान डेल्ट विद दिस, उन्होंने कैसे अपने आप को इस सांचे में ढाला। अलाउद्दीन खिलजी एक तरफ से हैं, दूसरी तरफ से मोहम्मद तुगलक हैं। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299, 1300 एंड 1302-3 एज अ डिफेंसिव मेजर। अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का ये स्टेप। उसी समय दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, सल्तनत वॉज अटैक्ड इन द अर्ली ईयर ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन, द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। मोहम्मद तुगलक वॉज confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. He therefore raised a लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक करने की तैयारी कर दी उस तरफ, ठीक है।
तो अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिजन टाउन नेम सिरी फॉर हिज सोल्जर्स। उन्होंने एक नया टाउन बनाया जिसको फोर्टिफाई कर दिया, जिसको बाहर से कंट्रोल कर दिया, उसको नाम दिया सिरी। Rather than constructing a new garrison town, the oldest of the four cities of Kuhna was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Dolatabad in the south. अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने गैरिजन बना दिए, गैरिजन सिटीज़ बना दी, तो दूसरी तरफ से मोहम्मद तुगलक ने अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर दी, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्सेस फ्रॉम लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। टैक्स वॉज फिक्सड एट 50% ऑफ द पीजेंट यील्ड। अब सोल्जर्स को कुछ खिलाना पड़ता था, तो टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते थे? ये गंगा और यमुना की जगह जो के बीच की जगह थी, जहाँ 50% वो टैक्स लिया करते थे किसानों से, वहां से देते थे खाना पीना किसको? आर्मी वालों को। प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, बट टू मीट द नीड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस विद दिस coincided with the famine in the area। अब 50% से भी ऊपर बढ़ा दिया, क्योंकि खाना तो यहीं से मिल रहा था। तो फिर इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे अकाल पड़ने शुरू हो गए उस जगह पे, क्योंकि किसानों को फोर्स किया गया उपज बढ़ाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्ता। अलाउद्दीन ने कैश यानी पैसे देना शुरू कर दिया अपने सोल्जर सिपाहियों को, इक्ता नहीं दी, मतलब लैंड नहीं दी अब उनको। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज फ्रॉम मर्चेंट्स इन दिल्ली एंड इट वॉज दस feared that merchants would raise their prices at shop. This Alauddin controlled the prices of the goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates were punished. क्या था कि अब सोल्जर्स को पैसे देने थे और पैसों से ही वो सामान खरीदते थे, तो इसी वजह से जो मार्केट के रेट्स थे उन पे अलाउद्दीन ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि जो सोल्जर्स का है जो खाना पीना जो है उनको सुविधा हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना रहे उसमें, ठीक है, पैसों से मैनेज कर दें वो। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरीज, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी। मोहम्मद तुगलक ने अपने अपने सोल्जर्स को कैश दिया, वो भी कैश ही दिया, लेकिन प्राइसेस को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें टोकन करेंसी निकाल दी। समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, आज के समय का जो नोट होता है ना उस हिसाब से, बट मेड आउट ऑफ अ चीप मेटल, लेकिन ये बहुत सस्ते धातु का बना हुआ था, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, किसी सोने चांदी का नहीं था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स। 14वीं शताब्दी के लोगों ने इन कॉइन्स पे कोई भरोसा नहीं दिखाया। दे वर वेरी स्मार्ट, वो बहुत ही तेज थे। दे सेव्ड देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारे अपने सोना चांदी वाले सिक्के बचा के रखे और ये टोकन करेंसी में ही टैक्स पे करना शुरू कर दिया। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटर फीटेड ईजिली। ये जो सस्ती सी करेंसी बनाई थी जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो इसका काफ़ी ज़्यादा वो खुद से ही इसकी कॉपी बना लिया करते थे, इसकी जैसी घर में ही कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए थे लोगों ने। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। अलाउद्दीन के जो प्रशासकीय जो उन्होंने कदम उठाए थे वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। एंड क्रॉनिकलर्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट्स। अलाउद्दीन को काफ़ी तारीफ मिली कि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया मार्केट के प्राइसेस को, और अच्छे रोक लगाकर अच्छे तरीके से चीज़ों की सप्लाई मार्केट में दी। ही सक्सेसफुली विदस्टूड द थ्रेट ऑफ द मंगोल इन्वेजन। उन्होंने बहुत ही सफलता से जो मंगोल इन्वेजन को उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करी। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फेलियर। अब दूसरी तरफ से मोहम्मद तुगलक एक बहुत ही नाकाम एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। हिज कंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर। उन्होंने अपना एक अभियान छेड़ा था किसके खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, जो कि उनके लिए एक ब्लंडर साबित हो जाता है, ठीक है। ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांसऑक्सिनिया। फिर उसने क्या किया बाद में कि कोई ट्रांसऑक्सिनिया की तरफ लड़ाई करने के लिए जाना उनने अपना रोक दिया, ठीक है। एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन। अब उन्होंने जो प्रशासनीय जो अपने कदम उठाए थे उन्होंने भी काफ़ी परेशानियां खड़ी कर दी।
ठीक है। द शिफ्टिंग ऑफ द पीपल टू दौलताबाद वॉज रेजेंटेड। अब दौलताबाद, दिल्ली के लोग दौलताबाद जा रहे हैं, साउथ वाली साइड जा रहे हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई। वो इस चीज़ को खारिज करना चाह रहे थे। द रेजिंग ऑफ द टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड रेबिलियन। अब टैक्सेस बढ़ गए गंगा यमुना दोआब में, लोग देने के लायक नहीं बचे, और उधर अकाल भी पड़ गया, इस वजह से वहाँ विद्रोह हो गया। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड। अब जो टोकन करेंसी थी उसे भी रोकना पड़ गया उनको, उसे, क्योंकि ढेर लग गए थे कॉइन्स के जो नकली बने हुए थे। इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलियर्स वर समटाइम्स फॉरगेट that for the first time in the history of the Sultanate, a Sultan, Delhi Sultan planned to campaign to capture Mongol territory. हल इतने फेलियर देखने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं अक्सर हम लोग कि वो एक पहला राजा था, पहला सुल्तान था जिसने मंगोलों की टेरिटरी पे हमला करने की सोची। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, वो बिल्कुल अलाउद्दीन के अपने खुद को प्रोटेक्शन देने वाले मेजर से हटके था। मोहम्मद तुगलक्स मेजर्स वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल्स। उन्होंने उल्टा मेथड अपनाया था, ऑफेंसिव मेथड अपनाया था मंगोल के, इनको मतलब उनका सामना करने की सोची थी। द सुल्तान इन द 15th एंड द 16th सेंचुरीज कैसे थे, टू टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन। एक नज़र डालनी है टेबल 1 पे। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम, जो हमने पढ़े थे ना ऊपर कौन कौन राजा आए थे अब तुगलक्स के बाद सैयद और लोधी आए, ठीक है। दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 तक उन्होंने रूल किया वहाँ पे। बाय देन जौनापुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश्ड फ्लरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरियस कैपिटल। तब तक ये जो आसपास के एरिया थे ना, जैसे बंगाल हो गया, जौनपुर हो गया, मालवा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे साउथ इंडिया पूरे सब क्या हो चुके थे, आज़ाद हो चुके थे, ठीक है। अपने अच्छे से खूब खुशहाली से अपने जीवन बिता रहे थे ये लोग। अब अलग अलग इन्होंने अपनी कैपिटल्स बना ली थी। दिस वाज आल्सो द पीरियड विच सॉ द एमर्जेंस ऑफ द न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत्स। ये वो समय भी था जहाँ पे अफगानों ने अपने राज्य स्थापित किए और राजपूत्स ने अपने राज्य स्थापित किए। सम ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेड। कुछ स्टेट्स छोटी थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपना प्रशासन को चलाया था। शेरशाह सूर 1540 to 1545 स्टार्टेड हिज करियर एज द मैनेजर ऑफ अ स्मॉल टेरिटरी। शेरशाह सूर ने क्या किया था, 1540 से 1545 तक अपने करियर को शुरू किया था एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी। एक छोटा सा राज्य था उनके पास, एक छोटा सा लैंड पीस था फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर। उन्होंने अपने चाचा के लिए वहाँ काम किया और फिर बाद में मुगल एम्परर हुमायूं, मुगल जो राजा हुमायूं था उसे हराया 1530 से 1540 के बीच में, और 1555 से 1556 के बीच में फिर वापस हुमायूं वापस आए। 1540 में वो भाग गए थे भारत से, शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। फिर 1555 में आफ्टर शेरशाह सूरी's डेथ वो वापस आता है। शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज डायनेस्टी। शेरशाह ने क्या किया, दिल्ली को अपने कब्जे में किया और अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 ईयर्स। हालांकि जो सूर डायनेस्टी थी ना, उन्होंने 15 साल ही राज किया था, 1540 से 1555 तक। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट। इन्होंने क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के एलिमेंट्स थे ना स्टेट को बनाने के, वो ही बारो किए थे, उधार लिए थे और उसे और भी अच्छा बनाया था, ठीक है, एफिशिएंट, काबिल बना दिया था। शेरशाह's एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम अ मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। ये एक मॉडल बन गया था किसके लिए, राजा जो सबसे महान राजा अपने वंश के अकबर रहे, तो उन्होंने भी इसी मॉडल को फॉलो किया था। व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर, जब उन्होंने अपने मुगल राज्य को मजबूत कर दिया था, ठीक है। द 3 ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स। ये एक छोटी सी कहानी है, यूरोपियन कहानी है, जहाँ पे क्रूसेड्स हुए थे यानी धर्म युद्ध हुए थे, ठीक है। नाइट्स कौन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। द आइडिया ऑफ द 3 ऑर्डर्स क्या है, ये वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस। कहाँ पे बनाया गया था, फ्रांस में, इन द अर्ली 11th सेंचुरी। ये 11वीं शताब्दी की बात है। इट डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। इससे सोसाइटी जो है 3 क्लासेस में विभाजित हो गई थी। दोज हु प्रेयर्ड
दोज हु फॉट एंड दोज हु टिल्ड द लैंड। 3 तरह के लोग थे जो एक प्रार्थना करते थे, दूसरे युद्ध करते थे, तीसरे जमीन पे खेती बाड़ी करते थे। दिस डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स, ये 3 ऑर्डर्स में सोसाइटी का डिवीजन जो था वो सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन द सोसाइटी। चर्च ने इसे सपोर्ट किया क्योंकि वो अपना जो दबदबा है वो अपना समाज में बनाना चाहते थे। दिस हेल्प द एमरजेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। इस वजह से एक ग्रुप बन गया योद्धाओं का जिसका नाम नाइट्स रखा गया। ठीक है, द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। तो चर्च ने इस ग्रुप को, जो नाइट्स का ग्रुप था, इसे यूज किया जिसके थ्रू वो क्या करना चाहते थे, पीस ऑफ गॉड का एक आइडिया था उनका, वो सबको बताना चाहते थे। द अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट amongst themselves and send them instead of a campaign against the Muslims who had captured the city of the Jerusalem। तो उन्होंने मतलब एक कंपेन नहीं चलाया मुस्लिम्स, उन्होंने क्या किया, क्या था उनका सिस्टम की डायरेक्ट वॉरियर बनाना था और कन्फ्लिक्ट किसके बीच में, अमंग्स देमसेल्फ एंड सेंड देम इंस्टेड ऑन अ कंपेन अगेंस्ट मुस्लिम्स के अगेंस्ट उनको युद्ध करना था क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम जो है धार्मिक अगर उसके एंगल से देखा जाए तो ये अलग अलग धर्मों के लिए अपनी अपनी मान्यता रखती है, इसीलिए वहाँ पे क्रूसेड शुरू कर दिए किन्होंने, क्रिश्चियंस ने। किसके अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड्स। ठीक है, ये धार्मिक युद्धों को क्रूसेड्स कहते हैं, बहुत लंबे समय तक चले ये। दीज कैंपेन्स टू इन द सर्विस ऑफ द गॉड एंड द चर्च कंप्लीटली अल्टर्ड द स्टेटस ऑफ द नाइट। देखो ये जो कंपेन्स थे ना भगवान की सेवा में माने जा रहे थे, तो इसीलिए उनका जो स्टेटस था, उनका जो सामाजिक जो स्टेटस बना था वो बहुत ऊंचा हो चुका था कि ये धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ऐसा करके था। ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द नोबल्स। लेकिन शुरुआत में जो ये जो सैनिक होते थे ना, ये बड़ी बड़ी क्लासेस को या बड़े बड़े घरानों को नहीं बिलोंग करते थे। बट बाय द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी इन द फ्रांस, लेकिन 11th सेंचुरी के अंत तक फ्रांस में क्या होता है, एंड अ सेंचुरी लेटर इन जर्मनी, और उसके बाद 1 सेंचुरी के बाद जर्मनी में भी द हम्बल ओरिजिन ऑफ दीज वॉरियर्स वर फॉरगॉटन। और इनके जो मतलब उनका जन्म क्या था, कैसे थे, कुछ गरीब थे, क्या थे, वो सब भूल चुके थे लोग। बाय द 12th सेंचुरी नोबल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नोन एज नाइट्स। तो 12th सेंचुरी तक उनका इतना स्टेटस बढ़ चुका था कि जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े जो लोग थे, वो खुद को क्या कहलाना पसंद करते थे, नाइट्स कहलाना पसंद करते थे। तो ये था, इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।